नमस्कार जंटू में स्वागत है आपका। मैं हूं योगेंद्र। आप देख रहे हैं खास खबर। खास खबर में हम बात करेंगे, देश में 16वीं लोकसभा चुनाव का आगाज हो चुका है और ये लोकतंत्र का बिगुल कहें इसे, महापर्व का। सारी पार्टियां इलेक्शन की तैयारी में जुट गई हैं। अगर ओवरऑल हम देखें तो थोड़ा सा 2014 की ओर हम आपको लेके जाएंगे। यूपीए एनडीए एक गठबंधन की कोशिश की गई थी जिसमें कुछ राजनीतिक दलों ने गठबंधन भी किया। एक बार फिर तस्वीर वैसी है। कांग्रेस के नेतृत्व में यूपीए, भाजपा के नेतृत्व में एनडीए, महागठबंधन की अपनी एक तस्वीर बन रही है और कुछ दल ऐसे हैं जो फ्री रहेंगे। लेकिन यहां एक जो रोचक बात है वो ये है कि महागठबंधन अपनी तैयारी करके उसके बाद तय करेगा कि यूपीए को नेता माने या फिर हम लीडर हैं। इसी तरह से एनडीए में जो 19 दल थे 2014 में, उनमें से कुछ दल अब दाएं बाएं जा सकते हैं। कुछ नए मित्रों की तलाश भी है जिसमें मिले भी हैं। साउथ में बीजेपी अपनी नई संभावनाएं तलाश रही है। खैर, इस बीच मुद्दों की बात होगी। मुद्दे आखिर क्या रहेंगे? क्या मुद्दों पर यह चुनाव टिका रहेगा या ये छीटाकशी में ही चुनाव निकल जाएगा? ये बड़ा सवाल है। मैं आपको मजमून की ओर लेके जाऊंगा और उसके बाद हमारे साथ भाजपा नेता अमित गोयल जुड़े हुए हैं, कांग्रेस नेता लांबा जी हमारे साथ में हैं, सुरेंद्र लांबा जी, वरिष्ठ पत्रकार श्याम सुंदर शर्मा साहब हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सभी का स्वागत है। मैं मजमून दिखाता हूं, फिर लौटते हमारे पैनलिस्ट के पास। लोकसभा चुनाव 2019 की रणभेरी बज चुकी है और राजनीतिक दल अपने अपने गुणाभाग में जुटे हुए हैं। लोकसभा चुनाव की ये लड़ाई एनडीए बनाम यूपीए होने जा रही है। वहीं महागठबंधन भी चुनाव में दम भरता हुआ नजर आ रहा है। चुनाव से पहले गठबंधन का ये चक्रव्यूह काफी जटिल नजर आ रहा है। समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी और तृणमूल कांग्रेस के साथ गठबंधन में यूपीए महत्वपूर्ण बढ़त हासिल कर सकता है। दूसरी तरफ एनडीए को अगर बीजू जनता दल और टीआरएस का साथ मिलता है तो परिदृश्य बदल भी सकता है। ये चुनाव मोदी के लिए भी परीक्षा की तरह है और मोदी यूपीए और महागठबंधन को भी सिरे से खारिज करते आए हैं। इन्हें परेशानी है कि सत्ता के गलियारों में घूमने वाले बिचौलियों को मोदी ने बाहर क्यों निकाल दिया। इन्हें गुस्सा आ रहा है कि मोदी गरीबों का अधिकार छीनने वाले, उनके राशन, उनकी पेंशन, उनको मिलने वाले हक, इसके हड़पने वाले बिचौलिए दलालों को बाहर क्यों कर रहा है। और अपने इसी गुस्से की वजह से अब ये लोग एक महागठबंधन बनाने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ समय पहले तक यूपीए की ओर से एनडीए को चुनौती मिलना रेगिस्तान में मृगतृष्णा जैसा लगता था, लेकिन कर्नाटक के नतीजों ने यूपीए के नेतृत्व में बन रहे महागठबंधन को अहम शक्ल दे दी है, जो एनडीए के लिए गंभीर चुनौती बन सकती है। हालांकि एनडीए 4 सालों के शासन के बाद सत्ता विरोधी लहर पर लगाम कसने के लिए विभिन्न विचारधारा वाले दलों के साथ गठजोड़ बना रहा है। लोकसभा चुनाव के इस युद्ध की ये लड़ाई 3-4 ध्रुवों में बंटी हुई है। यूपीए, एनडीए, महागठबंधन और वो दल जो किसी के साथ खड़े नहीं दिखाई दे रहे हैं। हर अहम राज्य में कांग्रेस अपने क्षेत्रीय सहयोगी पर पूरी तरह से निर्भर दिख रही है। कांग्रेस और भाजपा के बीच सीधी लड़ाई में कांग्रेस स्पष्ट रूप से नुकसान की स्थिति में है। 2018 की सर्दियों में भाजपा शासित 3 राज्यों मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में कांग्रेस को अपने अभियान को धार देनी होगी। इनमें कम से कम 2 में वो जीतते हुए नजर आनी चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, जन टीवी न्यूज। आरोप प्रत्यारोप का दौर, और जैसे जैसे चुनाव नजदीक आते हैं परवान चढ़ती है यही भाषा। हम चर्चा करते हैं कि मुद्दों से क्यों भटकता जा रहा है हमारे राष्ट्र का चुनाव। होना चाहिए मुद्दों पर आधारित। कहा भी जाता है कि एक स्वच्छ और स्वस्थ बहस होनी चाहिए, लेकिन ये नहीं।
पॉलिटिशियंस ने अपने अंदाज से एक राजनीति की, जो कहें कि एक कार्य प्रणाली, कार्य योजना, संस्कार, कार्यशैली या संस्कृति जो होती है, पॉलिटिकल कल्चर, उसे उसी अंदाज में ढाल लिया है धीरे धीरे ये। और इसके लिए कोई एक पार्टी दोषी नहीं है कि ये कहा जाए कि उनको देखिए पहले हमने थोड़ी ऐसे किया। आज कोई पार्टी ऐसे करे, उसे 2 कदम आगे अगली पार्टी बढ़ रही है। एक्शन का रिएक्शन उसी अंदाज में हो रहा है। चलिए, हमारे साथ लांबा जी है। लांबा जी, थोड़ा सा चुनाव जो है उसमें बिगड़े बोल दिखाई देते हैं, और ये पहली बार नहीं देख रहे हैं। हमें लगता था कि शायद कहीं पे इस पे स्टॉप लगेगा और चुनाव का जो मकसद है कि मुद्दों को आधार बनाया जाएगा, मुद्दों पर आधारित होकर के हम चुनाव लड़ेंगे, तो ये मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा हम डाइवर्ट हो रहे हैं इससे। निश्चित रूप से मैं आपकी बात से सहमत हूं कि एक स्वच्छ लोकतंत्र के लिए जरूरी है कि जब किसी भी सरकार का कार्यकाल पूरा होता है और जब पार्टियां जब चुनावी मैदान में जाती है तो उनसे जो वोटर है, मतदाता है, वो इस बात की अपेक्षा करते हैं कि जो 5 साल पूर्व उन्होंने देश की जनता से जो वादे किए, उन वादों पे ये पार्टी, ये सरकार या जो विपक्ष है उसकी जो भूमिका रहनी चाहिए वो उस पे कितने खरे उतरे। और रही बात जो जिस प्रकार आप कहते हो कि कहीं न कहीं दिग्भ्रमित होता है, तो वो नहीं, वो देश के लिए के हित में नहीं होता, क्योंकि जो बात, जो मुद्दे होते हैं, असली मुद्दे होते हैं, वो विकास से जो एक मध्य नजर रहना होता है, वो कहीं न कहीं उससे जो कुछ राजनीतिक पार्टियां कहेंगे अपन इनको कि जो जानबूझ करके ये चाहते हैं कि जो हमने 5 साल पूर्व वादे किए, वो अगर उसकी बात अगर आज हुई तो उन वादों पे हम खरे उतरे नहीं है, उनका 2% भी पूरा किया नहीं है और देश की जनता को जवाब देना पड़ेगा। तो इसमें तो विशेषकर शर्मा जी हम ये मान सकते हैं कि ये जनता की अकाउंटेबिलिटी इस पे और ज्यादा होती है कि अगर आप जो पार्टियां हैं, चाहे वो कांग्रेस हो, बीजेपी हो, कोई भी पार्टी हो, कोई भी पार्टी की सरकारें हो, उनसे चुनाव का जब समय आता है तो उनसे जवाब मांगने का समय होता है कि चलो अच्छी बात है, आज आप जनता के बीच में आए हो, चुनाव मैदान में आए हो, हम आपको, आप मत की हमारे से उम्मीद रखते हो, लेकिन आपने 5 साल पूर्व जो वादे किए उस पे आप कितना खरा उतरे। बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं और होना भी यही चाहिए। जनता के बीच हमने कुछ किया है तो उसको आधार बनाया जाना चाहिए, और अगर कुछ नहीं किया तो विपक्ष के पास में एक अवसर होता है कि देखिए इन्होंने आपसे ये वादा किया था, ये नहीं हो पाया। लेकिन वादे का याद दिलाने का भी एक नजरिया बदल रहा है और अपनी उपलब्धियों को गिनाने का भी एक नजरिया बदल रहा है। ये मुझे लगता है कि एक चिंता का विषय है समाज के लिए, पॉलिटिकल पार्टीज के लिए भी और लोकतंत्र के लिए भी। क्योंकि देखिए, लोकतंत्र मजबूत रहेगा तो जिनकी हम चर्चा कर रहे हैं सबकी मजबूती का एक आधार होगा, नहीं तो बहुत मुश्किल होगा। अमित गोयल साहब, आपके पास आना चाहूंगा। हम यहां एक चिंता की बात इस वजह से करना लाजमी होगा कि आपकी गवर्नमेंट रही है, आपने किया है तो बिल्कुल उसको बताना चाहिए, लेकिन बताने का एक सिलसिला और तरीका होता है कि या तो जनता के विवेक पे भरोसा रखना चाहिए कि अगर किसी पार्टी को खारिज करके आपको सत्ता में बैठाया है, या इससे पहले आप लोगों को खारिज करके किसी दूसरी पार्टी को सत्ता में बैठाया है, अगर पहले भी अगर किसी ने कुछ किया है तो उसकी तुलना कर सकते हैं कि हमने ये किया। लेकिन प्रेजेंट में अगर हम तुलना पीछे से करेंगे कि देखिए उसके वक्त ऐसा हुआ था फिर भी हमने ये किया, तो मुझे लगता है कि ये थोड़ा सा जनता के साथ में एक धोखा होगा। धोखा इस वजह से मैं उपयोग में ले रहा हूं कि वादा जो हम करते हैं, कोई भी पार्टी, अब एक मतदाता पहले, दो पार्टी के वर्कर बाद में है, तो ये देखा जाना चाहिए कि हमें जो विश्वास जिस पे किया, जो विश्वास हमारा जीत करके लेकर के चले गए, उसके लिए हमने किया क्या। जस्टिफाई राजनीतिक दलों को करना है कि वास्तव में हमने कुछ किया कि नहीं किया है। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है, लोकतंत्र में भारत की 17वीं लोकसभा का चुनाव है और भारत देश का सबसे बड़ा, विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। और आप ये देखिए कि 2014 से पहले किसी भी चुनाव के लिए विकास कोई मुद्दा नहीं था। हर चुनाव सिर्फ एक नारे पे चलता था। पहली बार 2014 में विकास के नारे पर चुनाव लड़ा गया और जनता ने उसको हाथों हाथ स्वीकार किया और मोदी जी के अंदर विश्वास व्यक्त किया। 3 बार वो गुजरात के मुख्यमंत्री रह चुके थे, उनके शासनकाल को पूरे देश ने देखा और जनता ने उनकी स्वच्छ छवि और उस पर भरोसा करके पूरा उनके पक्ष में मतदान भी किया। और हमारी सरकार ने पिछले 5 सालों के अंदर उसको, उनके उस जो उनका हमारे पर उम्मीद थी, उस उम्मीद को पूरा करने का पूरा प्रयास भी किया। अमित गोयल साहब, एक बार मैं रोकना चाहूंगा आपको, ये बात आप बताइएगा,
मैं जो बात करना चाह रहा हूं, मैं ये जानना चाह रहा हूं आपसे कि क्या वास्तव में हम मुद्दों से भटक रहे हैं? क्योंकि मुद्दा ये होना चाहिए, आप जो बात कर रहे हैं बिल्कुल आपको अवसर दूंगा, आपको कहना भी है ये बात, लेकिन फिलहाल जो हम बात कर रहे हैं कि अगर किसी मुद्दे को लेकर के चर्चा की जाती है तो सामने वाले की कमियां गिनाई जाती हैं बजाय अपनी उपलब्धियों के, कि अगर आज मैंने कुछ किया है तो मुझे वो बताना चाहिए, सामने वाले के क्या हो रहा है वो नहीं बताया जाना चाहिए। क्यों जनता ये पूछ रही है कि आपने क्या किया, पहले वालों ने अगर कुछ नहीं किया जब तो आपको सत्ता में बैठा है। तो ये बात मैं आज आपको कोर्ट इस वजह से कर रहा हूं कि आप शासन में है, होता यही रहा है, अब से पहले भी, आपको नई बात नहीं कर रहे, लेकिन 2 कदम आगे बढ़ाते चले जाएंगे तो इससे तो मुझे लगता नहीं है कि लोकतंत्र की कभी मजबूती हो पाएगी। हमें उस आधार को देखना होगा कि हमें जिस भरोसे पे जनता ने मत किया था, क्या वास्तव में जो जवाब जनता मांग रहे हैं उसको दे पा रहे हैं? ये नहीं कि पिछले वालों ने ये किया था, मैं वो जानना चाह रहा हूं। आप जो कह रहे हैं ये भी आपसे हम उत्तर लेंगे, लेकिन फिलहाल मैं जानना चाह रहा हूं कि ये भटक क्यों रहा है चुनाव? ये मेरा तो मानना यह है कि लोकतंत्र में जनता मालिक है, मतदाता मालिक है, और ये मालिक बहुत समझदार है। आप ये देखिए, तो आजादी के बाद से अब तक लगातार लिटरेसी रेट बढ़ी है, लोग पढ़े लिखे हुए हैं, लोगों की शिक्षा का काफी स्तर सुधरा है, और आज की तारीख में बहुत से ऐसे साधन है कि अगर सरकार कोई भी बात करती है तो कोई भी व्यक्ति जाकर उसको चेक कर सकता है, चाहे वो गूगल पे चेक कर सकता होगा, गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट चेक कर सकता होगा, ऐप्स पे चेक कर सकता होगा, आरटीआई का कानून लागू है। बहुत सारी चीजें ऐसी हैं कि अगर आप कोई भी जनता के बीच गलत बात करोगे तो जनता उसको चेक कर सकती है। जनता के पास इतना अधिकार भी है और जनता इतनी समझ भी है। तो पहली बात है, हमारा लोकतंत्र दिन पर दिन परिपक्व हुआ है पहले के मुकाबले में। दूसरी बात ये देखिए, आप पहले आप जानते हैं बूथ कैप्चरिंग वगैरह कई तरह की बातें होती थी जिसमें लोकतंत्र प्रभावित होता था, मतदान प्रभावित होता था और हार जीत प्रभावित होती थी। वो चीजें भी समय के साथ में काफी ज्यादा कम हुई है, ठीक है ना। तो मैं मानता हूँ लोकतंत्र तो परिपक्व हो रहा है। और दूसरी बात रही बात देखिए, समय के साथ में लोकतंत्र की परिपक्वता के साथ साथ में एक बात और है कि जब आप अपना काम दिखाते हैं, अपना काम करते हैं, तो निश्चित रूप से एक तुलनात्मक जनता भी करती है, जनता भी तोलती है कि भाई आपको जो हमने मैंडेट दिया था वो आपने काम किया। तो आप ये बताते भी हो कि साहब देखो पिछले 10 साल में ये काम हुआ था, इस 5 साल में ये काम हुआ। तो मैं समझता हूं इसमें कोई गलत नहीं है। कारण यह है कि विपक्ष जो है वो कभी भी सरकार के अच्छे से अच्छे काम को सराहता नहीं है। एक तो होता है सकारात्मक विपक्ष। आप देखिए 1971 के युद्ध के बाद में पूरे विपक्ष ने भूरी भूरी प्रशंसा प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की उस समय प्रधानमंत्री की और कांग्रेसी मित्र तो ये भी कहते हैं कि अटल बिहारी वाजपेयी जी ने उस टाइम उनको दुर्गा कहा था। अपन तो मान लेते हैं कि दुर्गा कहा नहीं कहा हुआ बात का विषय है, परंतु सब लोग ये तो मानते नहीं कि बहुत तारीफ की थी, सकारात्मक बात थी। आज हमारे देश में ऐसी परंपरा चल रही है कि प्रधानमंत्री की गरिमा को तो लोगों ने तार तार करके रख दिया है। प्रधानमंत्री को गाली देना, अपशब्द कहना उनके बारे में। दूसरी बात आप ये देखिए, इस तरह का एयर स्ट्राइक देश में हुआ। मेरी इस वजह से क्यों भटक रहा है चुनाव, क्यों भटक रहा है, क्यों भटक रहा है? मुझे अपनी पूरी बात करने दीजिए। आप ये देखिए, कोई व्यक्ति जब प्रधानमंत्री पद का दावेदार होता है उससे पहले कोई लोग ये कहना शुरू कर देते हैं कि ये तो चाय की दुकान लगानी चाहिए इसको, तो कोई कहता है कि खून की दलाली करता है, नीच किस्म का व्यक्ति है। किस तरह की भाषा प्रधानमंत्री के रूप में के लिए प्रयोग करते हो। दूसरी बात, एयर स्ट्राइक अभी देश में हुआ। एयर स्ट्राइक के बाद के अंदर उससे पहले आप देखिए सर्जिकल स्ट्राइक हुआ। सर्जिकल स्ट्राइक में हमारी सेना सीमा पार करके गई, अपने टारगेट को हिट करके आई, पूरी सेना सह कुशल हमारे लोग वापस आ गए। और उसके बाद में हमारे देश के विपक्ष ने प्रश्न लगाया उसके ऊपर, उन्होंने कहा पाकिस्तान स्वीकार नहीं कर रहा इसलिए सर्जिकल स्ट्राइक नहीं हुई। तो मैं कह रहा हूं कि देश के जो राष्ट्रीय पार्टियां हैं इनके राष्ट्रीय चरित्र का अभाव दिन प्रतिदिन गिरता जा रहा है। अभी एयर स्ट्राइक हुई, आप देखिए एयर स्ट्राइक के अंदर अमित जी मैं अपनी बात सुनिए, आप कहिए, पर ये मुझे बताइए कि ये किसने कहा कि पाकिस्तान स्वीकार नहीं कर रहा तो इस वजह से सबूत दी जानी चाहिए? क्या बात करो, कपिल सिब्बल, अरविंद केजरीवाल, सभी ने ये कहा कि पाकिस्तान भी स्वीकार नहीं कर रहा, सबूत दीजिए। मैं कह रहा हूं, मेरी बात सुनिए, सबूत की बात कही, लेकिन नहीं बिल्कुल ये कहा कि विदेशी मीडिया जो उल्लेख कर रहा है उनको एक बार हमें, मैं आपको ये कहना चाह रहा हूं, देखिए आज एयर स्ट्राइक हुआ, पूरे देश को पता है। एयर स्ट्राइक में हमने पाकिस्तान के अंदर जो हमारे पर फिदायीन हमला और होने वाला था उसको रोकने के लिए हमारी सेना ने वहां पर एयर स्ट्राइक किया। इतना बड़ा काम करके सेना सुरक्षित लौट आई। पाकिस्तान के टीवी चैनल उसको नकारना शुरू कर दिया। सबसे पहली बार ट्वीट पाकिस्तान की तरफ से किया गया था। हमारे लोगों ने भी उनके सुर में सुरलाना शुरू कर दिया, हमारी विपक्षी पार्टियों ने। और हमारे देश की विपक्षी पार्टियों के नेता वहां पर स्टार के रूप में दिखाए गए। और जो पूरे इंटरनेशनल बरादरी में पाकिस्तान को, हमारे देश को और हमारी सेना को बदनाम करने का मौका मिला। तो मैं कह रहा हूं कि आज की तारीख में देखिए विपक्षी पार्टियों को भी अपनी राजनीतिक गरिमा का बहुत ध्यान रखना पड़ेगा। और किसी से तो हम उम्मीद नहीं करते। आज मान लिया अरविंद केजरीवाल जी की पार्टी 5 साल पुरानी है, कोई पार्टी 10 साल पुरानी होगी, कोई पार्टी 20 साल पुरानी होगी, कोई बात नहीं। देश की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी रही है, सबसे पुरानी राजनीतिक पार्टी रही है,
वो पार्टी के नेता अगर इस तरह के बयान देना शुरू कर देते हैं तो निश्चित रूप से एक शर्मसार वाली घटना होती है और राजनीति गलत दिशा में जाती है। तो मैं कह रहा हूं अमित गोयल साहब, आपने बात सही सकारात्मक करनी पड़ेगी। आपने आईना केवल प्रतिपक्ष को दिखाया। मेरा तो सवाल इस मायने में है, मैं आपको 2014-13 में लेकर के जाऊंगा। 13 के जब राज्यों के विधानसभा के चुनाव हो रहे थे और 14 के अंदर आम चुनाव था, उस वक्त मोदी साहब मुद्दों को एक आधार बनाए थे। करप्शन एक मुद्दा था, ब्लैक मनी एक मुद्दा था, आतंकवाद एक मुद्दा था, बेरोजगारी एक मुद्दा था। ये कुछ ऐसे मुद्दे थे जिसको एक आधार बनाया था और देश के सामने यही मुद्दे हैं, होने भी चाहिए, क्यों नहीं होने चाहिए। लेकिन इन मुद्दों पे कम और दूसरे मुद्दों पे ज्यादा चुनाव टिका हुआ है अभी। इस वजह से मुझे लग रहा है कि चुनाव भ्रमित कर रहा है और डाइवर्ट हो रहा है। अभी जैसे आपने कहा कि सकारात्मक भूमिका विपक्ष को निभानी चाहिए, क्योंकि ये देखिए, जो बात अभी मैं जानना चाह रहा हूं आपसे, ब्लैक मनी की आप लोगों ने बात की। बिल्कुल इस देश के सामने काला धन एक मुद्दा था लगातार, लेकिन 5 साल आप लोगों के निकल गए, पूरे 5 साल। उंगलियां जिस ओर आप लोगों की जा रही थी, आज तक आपने कोई क्लीन चिट, ये क्लीन चिट इस वजह से है कि अगर मैं आज किसी को कटघरे में नहीं खड़ा कर सकता तो क्लीन चिट दी आपने। ऐसा क्यों हुआ? देखिए, मैं आपको बातें बता दूं। आपने कहा कि देश में बेरोजगारी एक मुद्दा था। निश्चित रूप से देश में बेरोजगारी एक मुद्दा था और ये आप इतने लंबे समय से पत्रकारिता से जुड़े हैं, आप भी ये मानते हैं हर व्यक्ति के लिए सरकारी नौकरी देखना संभव नहीं है। और सरकार ने स्किल डेवलपमेंट के माध्यम से मानिए, मुद्रा लोन के माध्यम से मानिए, सरकार ने प्रयास किया कि नौकरी मांगने वाला नौकरी देने वाला बने और ये स्वरोजगार पे लोग जाएं। तो क्या स्वरोजगार को आदमी एम्प्लॉयमेंट नहीं होता? तो आप ये देखिए, सरकार ने लगभग 8 लाख करोड़ रुपया इसके मुद्रा लोन में लगाया और 15 करोड़ लोगों ने वो लोन लिया। दूसरी बात आप करते हो, आप बेटियों की सुरक्षा एक बहुत बड़ा मुद्दा था हमारी सरकार के। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का अभियान चलाया गया। हमारी जो माताएं बहनें खुले में शौच जाती थी, बड़ी शर्मसार स्थिति उनकी होती थी, पूरे देश में 1 करोड़ शौचालय बना के उसको ओडीएफ किया गया। कुल मिला के आप बात कर रहे हो करप्शन की, आपने अगर पढ़ा होगा 2 दिन पहले अखबार में, राजस्थान की मैं बात करूं कि पिछले 10 साल के अंदर यूपीए के टाइम पर सिर्फ 1285 करोड़ की बेनामी संपत्तियां जब्त की गई थी और इस 5 साल के शासन में 8500 करोड़ की बेनामी संपत्तियां जब्त की गई। पूरे भारत की बात करें तो कम से कम 1 लाख करोड़ के आसपास का आंकड़ा जाएगा। तो मैं कह रहा हूं, और आप देखिए जीएसटी लाए हम, नोटबंदी लाने का सरकार ने प्रयास किया और जो लोग देश छोड़ के भागे, देश छोड़ के क्यों भागे लोग? देश छोड़ के भागे, उनको लोन किस समय दिया गया था? तो देश छोड़ के जो लोग भागे, वो भागने की जरूरत क्या थी? सरकार ने जब उनके ऊपर शिकंजा कसना शुरू किया तब लोग भागे ना। अगर सरकार की तरफ से फ्री हैंड तो लोग भागते ही नहीं। तो मेरा मतलब कहना है कि सरकार पूरी प्रतिबद्धता के साथ काम कर रही है। और करप्शन की आप बात करें, आप ये मान लीजिए कांग्रेस के राफेल वाले झूठ के अलावा पूरी सरकार पर किसी भी तरह का भ्रष्टाचार का एक भी आरोप नहीं है। चलिए, आपसे बोल रहे तो मैं एक सवाल और विश्व में सिर्फ भारत बदनाम था भ्रष्टाचार के लिए। कांग्रेस ने एक आरोप लगाया आज, कांग्रेस के जयराम रमेश ने एक बात कही है कि अगर कांग्रेस सत्ता में आएगी तो नोटबंदी बहुत बड़ा घोटाला हुआ है, हम इसकी जांच कराएंगे। देखिए, मैं आपको बता दूं, कांग्रेस समेत जितने भी विपक्षी दल हैं वो बार बार महागठबंधन की बात कर रहे थे। और महागठबंधन नारा क्या था? महागठबंधन का नारा था मोदी हटाओ। इसके अलावा उनके पास दूसरा कोई एजेंडा नहीं है। तो वही एजेंडा महागठबंधन का है, वही कांग्रेस का है और वही हमारे विपक्षी देश जो हमारे दुश्मन देश है उनका भी एजेंडा मोदी हटाओ। आप पढ़ते हो? नहीं, देश की जनता का तो पता चल जाएगा, वो तो आप थोड़ा इंतजार कीजिए लांबा जी। तो मैं कह रहा हूं, आज तारीख में भारतीय जनता पार्टी एक ही संकल्प के साथ काम कर रही है कि 2014 में मोदी जी को काम दिया था और मोदी जी ने उस काम के लिए बहुत एक फाउंडेशन बनाया। काफी टाइम लांबा जी से एक लाइन हमारा तो एक स्पष्ट है कि जो मोदी जी ने फाउंडेशन बनाया है उस पर एक मजबूत इमारत खड़ी करनी है। एक विकसित भारत, सुरक्षित भारत और शक्तिशाली भारत की परिकल्पना को लेकर इस चुनाव में हम जा रहे हैं। और निश्चित रूप से मैं आपको कह रहा हूं योगेंद्र भाई, आपके पास भी सभी तरह के सर्वे भी आते हैं, आपके बाजार की जानकारी भी आती है, माहौल नजर आता है। निश्चित रूप से पूर्ण बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी सत्ता में लौटने वाली है। चलिए, बीजेपी का दावा है कि हम 17वीं लोकसभा में पूर्ण बहुमत के साथ में आएंगे और प्रकाश जावड़ेकर 2 दिन पहले ही जयपुर में इस बात का अनाउंसमेंट भी करके गए हैं कि पहले 282 थे, हम 300 को पार करेंगे। खैर, चले अपने अपने दावे हैं। मैं लांबा जी आपके पास आना चाहूंगा। नोटबंदी को एक उपलब्धि के रूप में बीजेपी गिना रही है। आप ही की पार्टी के जयराम रमेश जो सीनियर लीडर भी है, उन्होंने कहा है कि ये बहुत बड़ा स्कैम है। कांग्रेस कुछ आधार बता रही है इस स्कैम के कि स्कैम किस आधार पे है? निश्चित रूप से नोटबंदी को बीजेपी ने उपलब्धि शायद आज मैंने आपके मुंह से सुना है। माननीय नरेंद्र मोदी जी नोटबंदी और जीएसटी का अपनी जनसभा में चर्चा नहीं अभी आपके साथ ही स्पोक्सपर्सन ने जिक्र किया उन्होंने कि नोटबंदी, मुझे अच्छा लगा, बड़ा अच्छी बात है। इन्होंने इनका जो ड्रीम प्रोजेक्ट था नरेंद्र मोदी जी का, कम से कम उनके प्रवक्ता ने आज राजस्थान में बात की सही
नरेंद्र मोदी जी कोई जनसभा में इसके बारे में बोले नहीं, जीएसटी के बारे में वो कभी बोले नहीं, 15 लाख रुपए जो अकाउंट में डलवाना चाहते नहीं थे, जो वादा किया था उसके बारे में वो कभी बोले नहीं, 2 करोड़ रोजगार के बारे में वो कभी बोले नहीं, 45 साल में जो सबसे बड़ी जो बेरोजगारी दर भारत देश की है उसके बारे में कभी बोले नहीं, महंगाई जहां आज खड़ी है उसके बारे में बोले नहीं। प्रकाश जावड़ेकर जी कहते हैं कि सुरक्षित भारत, महिला अत्याचार के मामले में नंबर 1 का तगमा माननीय नरेंद्र मोदी जी ने देश को दिलाया है, उसको अगर वो सुरक्षित भारत अगर मानते हैं तो मुझे नहीं पता कि उनका पैरामीटर सुरक्षित भारत का कौन सा है। सुधांशु जी एक बात कहते हैं कि सशक्त मोदी सशक्त भारत, निश्चित रूप से भारत तो सशक्त, हमें इनका जो कार्यकाल है भारत को सशक्त बनाने का काम तो इस सरकार ने कभी किया नहीं। निश्चित रूप से मोदी जी जरूर सशक्त हुए हैं कि जिस प्रकार के घोटाले आज चाहे राफेल की बात करूं, जो हमारी वायु सेना है जो हमारे आज देश के लिए लड़ती है, उन और अभी मेरे मित्र बात कर रहे थे, उन्होंने बात की सर्जिकल स्ट्राइक, सेना के लोगों ने नरेंद्र मोदी जी से अगर वो इनडायरेक्ट रूप से अगर समझते हैं, माननीय देश के प्रधानमंत्री है, उन्होंने कहा है कि आप सेना पे राजनीति करना बंद कर दीजिए, सरकार से उन्होंने अपील की है। आपने एक तरफ जो शहीद हुए और दूसरी तरफ आप उनका पोस्टर लगा के प्रचार कर रहे थे। निश्चित रूप से अगर मैं ये कह रहा हूं योगेश जी, इसमें कोई दो राय नहीं है, अगर देश की जो वर्तमान सरकार है, केंद्र सरकार है, उसको अपनी उपलब्धियां जो गिनाने का हक है, और अगर उन्होंने किया है तो जनता उनको रिजल्ट देगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन भरोसा रखना चाहिए, दोनों जो प्रमुख दल है सभी को भरोसा रखना चाहिए कि हमने काम किया, प्रतिपक्ष का जो जिम्मा था कि उन्होंने गलतियां गिनाई, अब जनता पे छोड़ दीजिए जनता क्या रिजल्ट देती है। मैं एक बार श्याम सुंदर शर्मा साहब हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। समझिए इस पूरे चुनाव को किस तरह से देखते हैं। हम ये चर्चा करना चाह रहे थे कि मुद्दों से भटक रहा है ये चुनाव, जो मुद्दे होने चाहिए, आपने वादे किए उसका हिसाब देना चाहिए, कहीं कमी रही तो प्रतिपक्ष को उन खामियों को गिनाना चाहिए। लेकिन अभी हो क्या रहा है कि राफेल, सर्जिकल स्ट्राइक, इसके इर्द गिर्द चुनाव होता जा रहा है। ये देखिए योगेंद्र जी, चुनाव में जिस प्रकार से 2014 का जब चुनाव हुआ था तो मोदी जी को लाने के लिए चुनाव हुआ था। इस बार मोदी जी की सत्ता को कायम रखने के लिए चुनाव हो रहा है। पहले और अब वाले चुनाव में बिल्कुल 4 दिन का अंतर है। पहले मोदी जी कहते थे कि मैं जो वादे करूंगा, और वादे करके बहुत सारे किए, और अब उनको ये जवाब भी देना पड़ेगा सरकार को कि उन्होंने जो वादे किए थे वो कितना धरातल पे उतरे और किस प्रकार की स्थिति देश में बनी। अब सर्जिकल स्ट्राइक के मामले में तो चुनाव आयोग ने जिस प्रकार का एडवाइजरी जारी की, उसके बाद इस पे ज्यादा मंथन और चिंतन ज्यादा करना नहीं चाहिए राजनीतिक पार्टियों को। उन्होंने जब साफ कहा है कि सर्जिकल स्ट्राइक को लेकर के ना तो सत्ताधारी पार्टी इसका ये कहे कि हमने किया, ना प्रतिपक्ष कहे सारी बातों को लेकर, कि देश की सुरक्षा का मामला है। सुरक्षा के मामले में तो हम सब पूरे देशवासी सेना के साथ खड़े हुए हैं, उसी का परिणाम हमने देखा। आज भी स्थिति अच्छी नहीं है। आज मोदी जी बार बार कह रहे कि सर्जिकल स्ट्राइक कर दिया हमने, ये कर दिया वो कर दिया, लेकिन जब आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष ये कह देते हैं कि 250 मारे, और जब पाकिस्तान आपको सबूत के तौर पे बता देता है कि हमने उनको गिरफ्तार कर लिया, तो एक बहुत सारी विवाद का विषय बन जाता है। तो आखिर हम सर्जिकल स्ट्राइक करें और वो उसका जवाब सरकार सही तरीके से जवाब नहीं दे पाती है, तो निश्चित रूप से उससे शंकाएं उठती है और प्रतिपक्ष उससे सवाल खड़े करेगा। फिर आप ये कह दो कि सब ये देशद्रोही हैं, कोई बात नहीं कर सकते, तो ये सारी बातें होगी। राफेल के मामले में भी आज जिस प्रकार से कोर्ट में जो कुछ सामने घटित हुआ और जो कुछ कहा गया, उससे कुछ तो सामने आता है कि राफेल में कुछ हुआ है। अगर नहीं हुआ होता तो ये स्थिति बनती। अगर मोदी जी अब ये कह रहे कि राफेल आ गया होता तो हम बहुत कुछ सक्षम होते, तो इसका मतलब हमारी सेना ने जो कुछ किया वो सक्षमता पे आप प्रश्न चिन्ह सत्ताधारी पार्टी आखिर क्यों लगाना चाहती है। अब आप देखिएगा कि जिस प्रकार का माहौल आज खड़ा है सामने, 2019 के चुनाव का रणबेरी बज चुकी है। चुनाव आयोग ने बाकायदा कह दिया कि 7 चरणों में चुनाव होंगे। जम्मू कश्मीर में भी चुनाव की बात कह दी है। विधानसभा के चुनाव नहीं हो रहे, लेकिन लोकसभा के चुनाव वहां पे भी हो रहे हैं। ऐसी स्थिति में देश में किस प्रकार का वातावरण अब आएगा, क्योंकि देखिएगा कि अब धीरे धीरे माहौल बनना लगेगा, क्योंकि जब से अब हम पहला चुनाव अप्रैल में शुरू होगा और उसके बाद मई तक चुनाव चलेगा, तो ये पूरा का पूरा व्यवस्थित रूप से ईमानदारी के साथ चुनाव संपन्न हो जाए। क्योंकि अब देखिएगा कि प्रतिपक्ष के लोग इकट्ठे होकर के आपको, कि बहुत जल्दबाजी में होने के बजाय आप बहुत कम दिनों में आपको सामने नजर आएगा कि कौन कौन दल किस तरह से मिलकर के संयुक्त रूप से सामने खड़े हो गए हैं। देखिए कि सत्ताधारी पार्टी ने भी
सत्ता में होने के बावजूद भी आज भी उन्होंने करीब 35 दलों का सहयोग लेकर के सामने खड़ करके एनडीए को सामने लाके खड़ा किया है। तो अब ये कह सकते हैं कि दोनों ही दल, देखिए मोदी की सरकार को बचाना, सत्ता में कायम रखने के लिए लड़ाई हो रही है और कांग्रेस और बाकी के दल मिल करके मोदी जी को बाहर करने की कोशिश कर रहे हैं। वो बहुत सारी बातें आपको क्या कितना सामने आएगा। तो कुल मिलाकर के मुद्दा ये कहा जा सकता है कि मोदी की वापसी या मोदी जाएंगे, चुनाव इसी पे टिका हुआ है। बिल्कुल, क्योंकि सत्ताधारी पार्टी निश्चित रूप से यही चाह रही है कि किसी प्रकार से मोदी या तो चला जाए, हाँ, और नहीं तो फिर हम सत्ता में कैसे आए। अब सत्ता में वो प्रधानमंत्री कौन बनेगा ये तो विवाद का विषय उनके यहाँ पे है, लेकिन अगर वहां पर जिस पार्टी के सांसद ज्यादा जीत के आएंगे, प्रधानमंत्री उसकी दावेदारी होगी, निश्चित रूप से कहा जा सकता है। चले, मैं आप लोगों के पास लौटूंगा, एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे। ब्रेक के बाद हम और चर्चा करेंगे कि जो गठबंधन हो रहे हैं, एनडीए के अपने दोस्तों को, अपने कुनबे को और बढ़ाएगा, या जो लोग पहले से 2014 से इनके साथ जुड़े हुए हैं उन्हीं के बूते चुनाव जीत पाएंगे। यूपीए का क्या होगा, महागठबंधन का क्या होगा, और जो बचे हुए दल हैं उनकी क्या भूमिका रहेगी, एक छोटे से ब्रेक के बाद। राम राम। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं खास खबर। खास खबर हम बात कर रहे हैं देश के आम चुनाव के ऐलान के साथ ही राजनीतिक दलों ने अपनी कमर कस ली है। कमर हालांकि पहले से कसी है, तैयारी सभी की थी, इलेक्शन डिपार्टमेंट की भी तैयारी थी, तो राजनीतिक दलों के भी एक समय मुकर्रर रहता है कि इस दौरान चुनाव होने हैं, जिसकी तैयारी सभी की होती है। लेकिन जब त्योहार का ऐलान ही हो चुका है तो अब सभी लोग उसी तैयारी से जुटे हैं। मैं श्याम जी आपके पास एक बार फिर आना चाहूंगा। मैं जानना चाहूंगा कि ये जो पूरा चुनाव है, एनडीए बनाम यूपीए बनाम गठबंधन प्लस रिमेनिंग पार्टीज जो किसी के साथ नहीं जाएंगे, ऐसी कुछ पार्टियां हैं। बीजेपी यूपी एक बड़ा एक उस वक्त का फैक्टर, विनिंग फैक्टर था कि जिसकी में 73 सीट्स को जीत करके और सत्ता के सिंहासन तक पहुंची। लेकिन अभी क्या होगा कुछ कहना बहुत मुश्किल है, क्योंकि एक मजबूत गठबंधन भी वहां पे है। कांग्रेस कितनी चुनौती देगी मैं ये तो नहीं कह सकता, लेकिन गठबंधन की मजबूती जरूर है। साउथ में कुछ संभावनाएं बीजेपी को दिखाई दे सकती? देखिए योगेंद्र जी, क्योंकि ये बात सही है, क्योंकि जब उत्तर भारत में जब इनके साथ 3 राज्य बड़े बड़े इनके हाथ से चले गए तो इनको महसूस हुआ कि हम जिस मुर्गाले में जी रहे थे कि हमारे को तो हमने जो जनता के लिए इतनी योजनाएं दे दी, जिसका कि जिक्र ना तो प्रदेश अध्यक्ष करते हैं तो वो 3 घंटे लगा देते हैं, अपनी बात को फिर रोक देते हैं बीच में कि 11, 12, 13 आगे नहीं बोलते। ये बैठे हैं बीजेपी के भी, ये भी बताएंगे कि 168 योजनाएं आपने दी। क्या 168 योजनाओं का नाम मेरे को अमित जी को भी नहीं मालूम होगा कि इतनी सारी योजनाएं आपने दी। देखिए ये तो ये सारी बातें होने के बाद भी आपने योजनाएं दी, और योजनाएं लास्ट समय पर बहुत सारी योजनाएं जो आपको शुरुआत में देनी चाहिए थी। आयुष्मान भारत की बात हो रही है। आयुष्मान भारत में तो क्योंकि 40% राज्य सरकार को देना है, 60% केंद्र सरकार देगी, नोडल एजेंसी ये होगी, तो अब ये तालमेल बैठेगा नहीं। तो कई जगह तो आयुष्मान भारत ये लागू होगा नहीं होगा, ये संभव नहीं होगा, क्योंकि केंद्र की अपनी योजना नहीं है। अब ये जो आयुष्मान भारत की बार पर कहते हैं कि 5 लाख का इलाज हमने कर दिया, इलाज नहीं कर दिया, आपने तो योजना दे दी और कहा 40% तो राज्य सरकार देगी, 60% हम देंगे और नोडल एजेंसी वो होगी, तो किस प्रकार से लागू होगा, एक विवाद का विषय खड़ा है सामने। अब एक देखिएगा किसानों को आपने 2000 रुपए पहली किस्त दी, दूसरी किस्त देने की बात तो आचार संहिता लग गई, तो आपने 2000 रुपए में किसान का वोट खरीदने की बात करी। ये लाख जाते जाते कर रहे हैं, वो भी पूरे को दे नहीं पाए आप, क्योंकि वहां पे भी राज्य सरकारें आपको पूरा सहयोग नहीं मिल पाया, ना ही आप उसमें तैयारी में थे, क्योंकि आपने योजना को ऐसे वक्त पे लागू किया जबकि आपको पता था कि हम दे नहीं पाएंगे पूरे देश तक, पूरे तक फैल नहीं पाएगी, एक हम क्योंकि प्रचार प्रसार ही कर पाएंगे। ये सारी बातें अब आप बहुत सारे कह रहे हैं कि मजदूरों को पेंशन की बात होगी, सारी बातें हुई, सब आप अंतिम समय पे क्यों, जो 5 साल स्टार्टिंग में जो योजनाएं देनी चाहिए थी, जिसका लाभ सीधे तौर पे मिलने वाला था, आपने नहीं दिया। आपको पता था क्योंकि हम प्रभावी ढंग से इसको धरातल पे उतार नहीं सकते, इसलिए आपने इसको डिले किया। और आपने बाद में ये वाहवाही लूटने के लिए कि देखिएगा किसान के लिए हम क्या करना चाहते हैं, युवा रोजगार के लिए क्या करना चाहते हैं, ये सारी बातें आप धरातल, अब लोग पूछेंगे आपसे, अब चुनाव का वक्त आ गया, अब आप
प्रधानमंत्री जी और अमित शाह से पूछा जी, जाएगा कि आप बिल्कुल। आखिर हमको ये होना देखें क्यों चाहिए था। कायदे से मुद्दा यही होना चाहिए कि आपके वादों का क्या हुआ, वादों पे अगर किया है तो बिल्कुल बताना चाहिए, हक है उनको बताने का और जनता को पूछने का अधिकार भी है, दोनों को अपने हक का प्रयोग करना चाहिए। लेकिन मेरा जो सवाल आपसे है कि क्या नॉर्थ भारत में, जिसका आप भी जिक्र कर रहे हैं कि 3 महत्वपूर्ण राज्यों से सरकार चले जाने के बाद में कांग्रेस को एक नई ऊर्जा मिली है। और एक और बात मैं यहां करना चाहूंगा, साउथ में जो संभावना है कि जयललिता की पार्टी के साथ में गठबंधन की चर्चा है कि उनके साथ में जा सकते हैं, टीआरएस की भी बात चल रही है, लेकिन टीआरएस का अभी तक कुछ क्लियर वो नहीं है कि हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, लेकिन यह फायदा तो दिख रहा है। लेकिन चंद्रबाबू नायडू जो एनडीए के साउथ के अंदर सबसे मजबूत एक स्तंभ थे, वो इनके साथ में नहीं है, क्या उसकी कमी अब की बार अखरेगी? निश्चित, मैं यही तो कह रहा हूँ कि आपको जब आपके उत्तर भारत के राज्यों में आपको जो पहले सीटें मिली थी वो नहीं मिल पाएगी। यूपी में जिस तरह का धरातल आपका था, आपने 73 सीटें जीती थी, इस बार आप 25 सीटें जीतेंगे या 26 सीटें जीतेंगे, ये सारे नुकसान होते होते जब आप वहां जाएंगे। तो अब आप आंध्र प्रदेश की बात कर रहे हैं, आंध्र प्रदेश आपका ही था, आपसे टूट के चला गया। अब आपका तेलंगाना आपके साथ आएगा नहीं, पता नहीं, कोई बात जयललिता वाली बात भी अभी चल रही है, हो रहा है कोशिश हो जाए। तो आपके भी कुछ स्थिति पहले वाली स्थिति नहीं है। आप बार बार कह रहे हैं कि हम 282 लेके आए थे, अब हम 382 की सपने देखने लगे। और आप ये देखिएगा सत्ता में दोबारा से ढंग से आ पाएंगे नहीं आ पाएंगे, ये भी एक प्रश्न चिन्ह आपके सामने खड़ा होगा, क्योंकि प्रतिपक्ष भी इतना कमजोर स्थिति में नहीं है। वो भले ही टूटा फूटा जिस प्रकार की स्थिति बन रही है, क्योंकि मैं मान के चलता हूँ कि एक नेता उनके सामने नहीं है, वहां नेता ज्यादा है, लेकिन मैं मान के चलता हूँ जिसकी सीटें ज्यादा आएगी प्रधानमंत्री उसकी दावेदारी हो जाएगी। मैं चलिए अमित गोयल जी के पास में जाना चाहूंगा। अमित जी, एंटी इनकम्बेंसी हमेशा होती है, एक स्वाभाविक प्रक्रिया है ये। 1984 को छोड़ दीजिए, जब कांग्रेस की सरकार रिपीट हुई थी इंदिरा गांधी की हत्या के बाद में, उस वक्त 48% वोट कांग्रेस के खाते में गए थे और सीटों की संख्या भी जबरदस्त आई थी। पहली बार आजादी के बाद कांग्रेस को इतनी सीटें मिली थी उस वक्त। राजस्थान से 25 सीटें मिली। हाँ, नहीं, देश भर में ही सबसे अब तक की जो सबसे ज्यादा सीटें मिली थी कांग्रेस को उस वक्त, बाकी कभी नहीं मिली पहले इतनी सीटें। तो मैं ये आपसे मैं जानना चाहता हूं कि आपके सामने एक दोहरी चुनौती होगी, क्योंकि उत्तर भारत आप बेशक कुछ भी कहें, लेकिन वो एक स्थिति अब की बार मोदी साहब की रहेगी नहीं रहेगी, ये थोड़ा सा मुझे अभी उसमें एक धुंधलापन नजर आ रहा है। जो पहले क्लियर दिखती थी, मीडिया भी साफ कहता था कि मोदी प्रधानमंत्री तो बन रहे हैं, लेकिन बीजेपी क्या क्लियर मेजोरिटी के साथ बनेगी नहीं बनेगी, लेकिन एनडीए को स्पष्ट बहुमत मिलता दिख रहा है। वो उस वक्त सब कहते थे, लेकिन अब की बार तस्वीर धुंधली है। किसी भी राजनीतिक दल के लिए या गठबंधन के लिए ये कहना बहुत मुश्किल होगा कि सरकार ये बना पाएगा। देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि 2014 के चुनाव में भी किसी भी अनुमान में ये स्पष्ट नहीं था कि भारतीय जनता पार्टी की अपने दम पर 242 सीट आएंगी, पहली बात। लेकिन एनडीए को क्लियर मेजोरिटी दे रहे थे सब। बता दूं, आज भी जितने भी सर्वे हो रहे हैं, अगर उस पर आप भरोसा करते हैं, विशेषकर कांग्रेस पार्टी हमारे मित्र भरोसा करते हैं, तो वो भी आज भी बता रहे हैं कि एनडीए की सरकार आएगी, पहली बात। दूसरी बात, ये आपका बिल्कुल सही है, जब 5 साल की सरकार होती है तो कुछ एक एंटी इनकम्बेंसी होती है, लेकिन कुछ ही है, आप ये मान के चलिए। लेकिन अगर भारतीय जनता पार्टी के कामकाज के आधार पर जब आकलन होता है तो वो भी एंटी इनकम्बेंसी की नजर नहीं आती है। कारण ये है कि जिन मुद्दों के साथ में हम चुनाव में 2014 में गए थे, आज हमारे भाई ने बात की, महिलाओं की बात की। महिलाओं के लिए 26 हफ्ते का मातृत्व अवकाश कौन सी सरकार ने दिया? महिलाओं के लिए, उनकी सुरक्षा के लिए पास्को एक्ट कौन सी सरकार लाई? आप किसान की बात कर रहे हैं, अब श्याम जी ने कहा किसानों के लिए कुछ नहीं हुआ। मैं कह रहा हूं, और भामाशाह कार्ड की बात करूंगा, जिसमें महिलाओं को परिवार का मुखिया बना के सरकार ने योजना शुरू की थी, आपने बंद कर दिया। तो नजर आए ना, अमित जी, भ्रष्टाचार तो नजर आए। देखिए, शांति से मैं एक बात का जवाब दूंगा, आपका मौका है जवाब भी देना। भामाशाह कार्ड में परिवार की मुखिया महिला को मान के और महिला के खाते में सीधा पैसा जा रहा था, उसको आपने बंद कर दिया। अब आपने किसान की बात करी, बहुत सारी बातें, बहुत सारी बातों का जवाब मैं दे रहा हूँ। कार्ड बंद हुआ, अरे सर, सब पेमेंट बंद कर दिया उन्होंने। एक बार मैं अपनी पूरी बात कर दूं, मैं अपनी पूरी बात कर दूंगा आपको। देखिए, कांग्रेस बीजेपी के 5 साल के शासन में हम लोग स्कैम इंडिया की छवि से निकल के स्कीम इंडिया की छवि में आए हैं। अब आप किसान की बात कर रहे हो, पहली बार देश के किसान का अभी राजस्थान में सरकार बनने के बाद में जो आपने
15 दिन की लाइन देखी यूरिया की, वो एक अलग विषय हो सकता है, मैं कांग्रेस पर आरोप लगा सकता हूं, लगाऊंगा नहीं। इसके अलावा देश में कहीं भी 15 दिन लाइन 2 दिन बाद की बात है, मैं कह रहा हूं 15 दिन लाइन लगी, 2 दिन बाद, अरे मैं कह रहा हूं 15 दिन लाइन लगी भैया, नहीं आप बताइए, भाई आप बताइए ना। अरे भाई मैं कह रहा हूं आप लोगों ने कालाबाजारी की, मैं कह सकता हूं, मैं नहीं कह रहा हूं, पहले से आपने देख लिया, मैं कह रहा हूं आप लोगों ने कालाबाजारी की, मैं नहीं कह रहा हूं ना। और जो किसानों को सजा मैं कह रहा हूं, मैं 2 दिन में आप खुद समझते हो, 2 दिन में अपना पूरी बात करने का अवसर दिया जाए, मैं समझता हूं। एक बार लवा जी बात पूरी करिए है ना। देश में कहीं पर भी नहीं लगी। दूसरी बात आप करोगे, किसानों को पहले 50% फसल की खराबी मुआवजा मिलता था, सरकार ने उसको 33% किया। राजस्थान की सरकार ने किसानों के लिए पूरा लगान माफ किया, किसानों के 50,000 रुपए तक के लोन माफ किए, 10,000 रुपए तक की बिजली के बिल माफ किए। सरकार ने हर जगह जगह पे सॉइल हेल्थ कार्ड के लिए लेबोरेटरी स्थापित की, जिससे मिट्टी की जांच हो जाएगी, तो कम से कम वो जो अपने बीज और अपने कम से कम दवाइयों का खर्चा उनका कम होगा। तो सरकार ने एमएसपी का आप देखो 1.5 गुना कर दिया। और कांग्रेस के शासनकाल में मैं जवाब दे रहा हूं, मेरे भाई मैं जवाब दे रहा हूं, आप आंकड़ा सुन लो ना, आप अरे भैया जांच करना के भी याद नहीं है, लेकिन धरातल पे कितनी आई वो तो बताइए ना, उसका धरातल बताइए ना, करने से फायदा नहीं होगा। नहीं आप पूरा बोलिए, लेकिन ये बताइए आपके पिछले 5 साल में बताइए मेरे भाई, आपके पिछले 5 साल में 1150 करोड़ रुपए की खरीद हुई, हमारी सरकार के समय पर 12,150 करोड़ रुपए खरीदी हुई। आंकड़ा चेक करो, हुई आप चेक करो ना, बताइए ना यार ये कहाँ हुई क्या? किसानों ने तो सुसाइड की, मेरी बात वो अरे वो की बात कर रहे हो ना, एक बार आत्महत्या कर चुके हैं, जमीन रोकना चाह रहा हूँ, एक बार मैं रोकना चाह रहा हूँ। देखिए जन टीवी ये सीरीज लेकर के आ रहा है कि हम एक एक दिन मुद्दे लेके आएंगे और हम आप लोगों की पार्टियों से भी कहेंगे कि आप लोगों को जरूर भेजें उन मुद्दों में। मुद्दे बहुत होंगे। हमारा एजेंडा गठबंधन पे जा रहा है आज। हम चाहते हैं कि गठबंधन पे चर्चा हो कि नए दोस्तों का क्या होगा, पुरानों पे क्या विश्वास कर पाएंगे, क्योंकि देखिए मुद्दे बहुत सारे हैं। चुनाव में मुद्दों पे ही होना चाहिए और आप लोगों की उपलब्धि पे आएंगे। मेरा सिर्फ आपसे सवाल यह था कि उत्तर भारत में आप लोगों की वो तस्वीर नहीं दिखाई दे रही है जो 2014 में थी। क्या दक्षिण भारत के भरोसे आप लोग वापस कर पाएंगे? क्योंकि अभी भी आपके जो मूल जो साथी हैं वो आपसे छिटक रहे हैं। अभी 2-3 पार्टियां ऐसी अभी भी हैं। बेशक आप शिवसेना को आपने साथ में मिला लिया, लेकिन अभी भी अठावले हो या अपना दल हो, वो लोग आप लोगों से अभी भरोसा नहीं कर पा रहे हैं। तो एक बड़ी चुनौती आपके सामने एंटी इनकम्बेंसी के साथ साथ ये भी कि जो 19 दल आपके साथ बैठे हुए थे अभी वो दाएं बाएं हो रहे हैं। देखिए सबसे बड़ी बात मैं आपको बता दूं, भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ सारे दलों ने महागठबंधन बनाने का प्रयास किया। और आप मुझे बता दीजिए कि महागठबंधन किसके खिलाफ बनाया जाता है? एक एजेंडा था मोदी हटाओ। आपने पश्चिम बंगाल में रैली करी, बड़े बड़े लोगों ने जाके वहां फोटो खिंचवाई। दिल्ली में हुई, सारे लोग एक मंच पे पहुंचे। दिल्ली में चुनाव मिलकर क्यों नहीं लड़ रहे हैं? पश्चिम बंगाल में मिलकर क्यों नहीं लड़ रहे? वो एक फोटो सेशन था। ये लोग इतने स्वार्थी हैं, ये लोग आपस में गठबंधन भी नहीं कर सकते, मैं आपको बता दूं। और दूसरी बात मैं आपको बताऊं, देखिए 2 तरह का गठबंधन होता है, एक होता है चुनाव पूर्व गठबंधन, एक होता है चुनाव बाद का गठबंधन। और स्पष्ट बात यह है कि चुनाव पूरा गठबंधन होता है, उसके लिए कॉमन मिनिमम प्रोग्राम भी होता है। और चुनाव बाद का गठबंधन जो होता है वो हमेशा स्वार्थ पर आधारित या लाभ पर आधारित होता है। भारतीय जनता पार्टी जो भी चुनाव में जा रही है और जो आपका अनुमान है उत्तर भारत को लेकर, मैं आपको आज फिर स्पष्ट बता रहा हूं आपको बात। देखिए समाजवादी पार्टी, बसपा, ये सब पार्टियां अपनी प्रामाणिकता खो चुकी हैं। ये सब प्राइवेट लिमिटेड घरेलू पार्टियां हैं। जम्मू कश्मीर कोई विचारधारा वाली पार्टियां नहीं है। मेरी बात, जम्मू कश्मीर में महबूबा मुफ्ती के साथ आपका जो गठबंधन था वो कौन से वाला था? अब इसका मैं जवाब देता हूं। जम्मू कश्मीर के अंदर चुनाव के बाद में जनता का जो मैंडेट था, उस मैंडेट का जनता ने खंडित मैंडेट दिया। जम्मू के अंदर पूरी सीटें भाजपा को दी, कश्मीर में पूरी सीटें, लगभग अधिकतम सीटें महबूबा मुफ्ती को दिया। हमने एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बनाया, उसमें मेरी बात सुनिए, उस कॉमन मिनिमम प्रोग्राम आप तो विरोध कर रहे हो ना, आप तो बोलने का अधिकार ही नहीं है। ये कह रहा हूं, आप लगाने वाला विरोध नहीं है। अरे भाई आप तो वादा करते हैं, आप तो प्रावधान कीजिए। हम विरोध कर रहे हैं वो तो बात की बात है, लेकिन आप जो वादा करके आए वो उस पे आप, मैं वही कह रहा हूं ना, आप लोगों करना चाहिए ना। वही कह रहा हूं, देश की प्रमुख राजनीतिक पार्टी हजारों नेता बयान देते हैं कि 370 हटाई जाएगी तो भारत नरेंद्र मोदी से अलग हो जाएगा। महबूबा मुफ्ती बयान दिए, फैसला गुलामी आजाद ने बोला था। तो
पहले नरेंद्र मोदी जी और महबूबा मैं यही कह रहा हूँ, फैसला कर दिया ये हमारे लोग हैं। मेरी बात सुनिए लांबा जी, ये हमारे चित्र है, हमारा ही त्याग है जिन्हें चलती हुई सरकार को गिरा दिया अगर हमारे समझौता नहीं किया। और मेरी बात सुनो, ये हमारा ही दम है। मेरी बात सुनिए, जिस राम मंदिर को भी आपने रोकने का प्रयास किया बार बार, किसने किया? सुनो, अरे आपने राम को शादी नहीं कर रहे, राम सेतु भी मनुष्य निर्मित नहीं है। मेरे भाई मेरी हमारी चार सरकारें बर्खास्त कर दी आपने। भाई संतोष हमारी चार सरकारें बर्खास्त कर दी। तो सही। अरे नरेंद्र मोदी राम मंदिर के बीच में सबसे बड़ी जो आट लगाई वो आप लोगों ने लगाई, आपके नेता कपिल लगाई है, कोर्ट में लफड़ा दिया, कपिल से प्रयास किया आप लोगों ने कि सुधार डाली जाए। आपने राम को काल्पनिक बता दिया, आपने राम जी को काल्पनिक बता दिया। कपिल थोड़ा तो वो तो वकील था, राम जी को काल्पनिक बता देते हो, सेना के शौर्य में सवाल उठाते हो, कोर्ट में सवाल उठाते हो, हार जाते हो, राम सवाल बीजेपी के हार जाते हो, से जुड़े हुए थे, न्यायपालिका में सवाल, आतंकवादियों के केस लड़ते थे, चुनाव हार जाते हो, चुनाव आयोग पे सवाल, आतंकवादियों का साथ दे रहे हैं। चुनाव हार जाते हो, चुनाव आयोग पे सवाल, केस हार जाते हो, न्यायपालिका पे सवाल, 5 राज्यों का सेना जाके काम करती है, सेना पे सवाल, सेना ने नरेंद्र मोदी जी पे सवाल उठाया। सर मेरा आपसे सवाल सेना ने नरेंद्र मोदी जी से कहा कि हमारे पे राजनीति क्या करने वाली है। मेरी बात सुनिए, सेना को सब पता है कि कौन सी पार्टी है। 10 साल से नरेंद्र मोदी जी पे सवाल उठाया के अंदर 8 लाख करोड़ रुपए के हथियार खरीदे गए। आप लोग के शासनकाल में एक जैकेट नहीं खरीदी, 30,000 करोड़ रुपए का जैकेट, आपके जो सैनिकों बुलेट प्रूफ जैकेट वो नहीं खरीदी आप लोगों ने। चलिए मांगती है आप लोगों से। लांबा सवाल आपके पास आ रहा हूँ, सुरेंद्र लांबा जी आपके पास आ रहा हूं। मैं गठबंधन की बात करना चाह रहा हूं। गठबंधन, देखिए ये बात तो सही है कि एजेंडा इस चुनाव में यही होगा कि नरेंद्र मोदी की वापसी या नरेंद्र मोदी बाहर। मूल बात यह है, चुनाव भी इसी को एक आधार बना करके लड़ा जा रहा है। बहुत ज्यादा मुद्दे नहीं गूंज रहे इसमें। मोदी को हटाने के लिए चाहे राफेल चलेगी तो राफेल भी चलानी पड़ेगी, दूसरे कुछ स्ट्राइक होंगे तो वो भी करनी पड़ेगी। मैं ये जानना चाह रहा हूं कि आप लोग यूपीए के उस वक्त के जो साथी दल थे वो भी आपसे कम हो रहे हैं, प्लस महागठबंधन के साथ में आप लोगों की तालमेल नहीं बैठ पा रही है। ये तो कहा जा रहा है कि समान विचारधारा वाले लोग हम एक साथ आएंगे कैसे? जीतने के बाद, हारने के बाद? देखिए योगेश जी, 5 साल में जिस प्रकार के देश में हालात रहे, जिस प्रकार आप खुद मीडिया से जुड़े हो, स्वतंत्र हो, जिस प्रकार देश की जो संवैधानिक संस्थाएं थी वो पहली बार शायद देश की आजादी, अमित जी तो कह रहे थे कि सर, ये कई बार कह चुके हैं, लेकिन हाँ, 1 मिनट में सवाल किसने उठाए? अरे न्यायपालिका में सवाल किसने उठाया? अमित जी आपको मौका दूंगा, कौन सी समस्या है आप सुनना नहीं, मैं बता चुनाव मेरे भाई आप एक बार तो सुना, आपको बहुत सुना है। एक बार हारते हो तो आप कहते हैं ईवीएम खराब है, चुनाव जीत जाते हो तो बोलते हैं ईवीएम। 2 मिनट सुनिए, मैं आपके पास आऊंगा, आपको अवसर दूंगा। एक बार हाँ बोलिए, आप बोलिए। बिल्कुल निश्चित, मैं गठबंधन पे जाना चाह रहा हूँ। गठबंधन पे जाएंगे। आपने जो जिन दलों की बात की, तो पूरा का पूरा देश, चाहे मीडिया हो, चाहे इस देश का माननीय सुप्रीम कोर्ट के 4 सुप्रीम कोर्ट के जो सीनियर जज ने आके कहा कि देश की डेमोक्रेसी खतरे में है, जिस प्रकार के हालात अच्छे नहीं है, सीबीआई हो, गठबंधन खतरे में क्यों आ रहा है उससे? बिल्कुल मैं ये कह रहा हूँ। तो जब देश की तमाम राजनीतिक दल हो, चाहे वो गैर राजनीतिक दल हो, सामाजिक संस्थाएं हो, धर्म, तो टोटल के टोटल लोग बोले कि देश को बर्बाद करने का माननीय नरेंद्र मोदी जी प्रयास कर रहे हैं, ये अच्छी बात नहीं है। इसके लिए चाहे अरविंद केजरीवाल जी थे, चाहे राहुल गांधी जी थे, या कोई भी पार्टी का कोई भी नेता थे, वो सब पूरा का, और राजनीतिक दल के नेता ही नहीं, जो सामाजिक संगठन है, जो गैर राजनीतिक संगठन है, वो लोग भी बड़ी जोर शोर से इस बात को, जो स्वतंत्र पत्रकार है, उन लोगों ने इस मुद्दे को उठाया था। रही बात कौन किसके साथ गठबंधन करता है, कौन किस गठबंधन को छोड़ता है, कौन किस में, जिस प्रकार अभी बीजेपी के भी बिहार के एक जो थे, इनके साथ एक दल था, उन्होंने ये कह के छोड़ा कि नरेंद्र मोदी जी को अगर देश का प्रधानमंत्री घोषित करोगे तो हम आपके गठबंधन में नहीं रहेंगे, आपको चेहरा बदलना चाहिए। वो उनका फैसला है। हमारी जो पार्टी की बात है वो एक विचारधारा की हम लोग लड़ाई उसी पे आइए, उसी पे आइए। मोदी जी की चिंता मत करिए अभी। बिल्कुल निश्चित रूप से भी हम लोगों के रास्ते खुले। आपने राजस्थान में देखा, जो लोग हमारे साथ आना चाहे हमने उनको लिया। देश में भी आज विकल्प खुले हैं, लेकिन गठबंधन होता है कि दोनों तरफ से, दोनों पक्ष अगर चाहेंगे, उनकी सहमति जरूरी होती है। एक पक्ष से गठबंधन नहीं होता।
तो अगर ये जो पार्टियां समान विचारधारा की है, आज भी उन लोगों के रास्ते खुले। राहुल गांधी जी ने कहा है कि हम लोग किसी से भी, राहुल गांधी जी ने तो यहां तक कहा है कि हम तो चाहे भले ही नरेंद्र मोदी जी या बीजेपी कुछ सोचे, हम किसी से नफरत नहीं करते। हम लोग तो पूरे देश को एक प्यार का संदेश देना चाहते हैं। कांग्रेस पार्टी 36 कौम की पार्टी है, हर जाति धर्म वर्ग को लेकर के साथ चलने वाली पार्टी है। हम किसी जाति धर्म को गाली गलौज करने का काम नहीं करते, हम किसी भाई को भाई से लड़ाने का काम। लांबा साहब, ये सारी बातें तो है, बात चुनाव की है। मैं ये कह रहा हूं कि यूपीए की वर्तमान जो पोजीशन है, इसके बूते आप नरेंद्र मोदी को हरा नहीं पा रहे हैं। ऐसा नहीं है कि हरा नहीं पाए आप। मैं ये कह रहा हूं 5 राज्यों में चुनाव हुए, हमने नहीं कहा, माननीय अमित शाह जी ने कहा कि ये देश का सेमीफाइनल होने जा रहे हैं। उस सेमीफाइनल में भारतीय जनता पार्टी 0/5 का रिजल्ट रहा। लगभग 2 दर्जन लोकसभाओं के उपचुनाव हुए हैं, उसमें इन्होंने 1 दर्जन सीटें भारतीय जनता पार्टी ने की है। उनको भी अमित शाह जी कहते थे कि ये जो है सेमीफाइनल हो रहा है, वो सेमीफाइनल इनका हुआ नहीं। तो ये तय देश की जनता कर देगी कि किसने क्या किया। मैं ये एक बात और कह रहा हूं योगेश जी कि अगर नरेंद्र मोदी जी, जिस प्रकार नरेंद्र मोदी जी 2014 में आए, तो निश्चित रूप से हमारी कहीं ना कहीं कमियां रही होगी, या हमारी जो योजनाएं हैं या जो दुष्प्रचार, जिस प्रकार अभी ये कह रहे थे स्कीम और स्कैम की बात कर रहे थे, तो जिस स्कैम की आप 2G की बात कर रहे थे, कोल स्कैम की बात कर रहे थे, उनमें कोर्ट ने उसमें निर्णय दिया है और हमारे पे किसी प्रकार वो भी हमारे सहयोगी दलों पे था। लेकिन जिस प्रकार आज राफेल में सुप्रीम कोर्ट में आप ये कहते हो कि फाइल गायब हो गई, जिस प्रकार एक तरफ से बेरोजगारी का जो है वो हालात है, और जो इनके अमित शाह के बेटे की संपत्ति है वो 16,000। हम गठबंधन से क्यों डाइवर्ट होते हैं? बात गठबंधन और जीतने की है। बिल्कुल योगेश जी, मैं ये कह रहा हूं, मुद्दों पे मैं लौटूंगा, मुद्दों पे जरूर आऊंगा। मैं आपकी बात कह रहा हूं, आप जवाब देना, बिल्कुल जवाब देना, आपकी एक ड्यूटी बनती है। मैं ये कह रहा हूं 2014 में नरेंद्र मोदी जी से और बीजेपी से हमें आग्रह है कि वो अगर अपनी स्कीम बताए, अपने आज के स्पीच अगर सुनाए, तो उनकी खुद की रैली में 2014 का नरेंद्र मोदी जी अगर अपना भाषण सुना देंगे 5 मिनट का, तो ज्यादा प्रचार करने की जरूरत मैं आपको बता दूं, लांबा वो कहा करते थे पूरे देश को पता है मोदी क्या भाव है, वो करते हैं, पेट्रोल क्या भाव है, काला धन आया क्या। मैं कह रहा हूँ पिछले 5 साल में बच्चे रोजगार लगे हुए क्या, कभी भी नहीं हुआ पूरे देश के अंदर। शायद और चर्चा की माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, लांबा जी, अमित जी, मैं एक सवाल मैं श्याम सुंदर जी सुनूंगा। श्याम जी, मैं एक बात जानना चाहूंगा कि गठबंधन का कोई आधार, विचारधारा, एजेंडा है या केवल सत्ता प्राप्ति? देखिए योगेंद्र जी, यहाँ तो स्पष्ट है कि सत्ता किस प्रकार से, या तो ये तो कायम रखना चाहते हैं, ये सत्ता से बेदखल करना चाहते हैं। तो संगठन में अलग अलग, ये कायम रखना चाहते हैं, ये प्राप्त करना चाहते हैं, यही बात कहेंगे। दोनों की बात है, और इसी का परिणाम है कि देखिए महागठबंधन बन नहीं पा रहा है। होता है विचार विमर्श होता है कई जगह, क्योंकि व्यक्तिगत स्वार्थ टकरा जाते हैं। दिल्ली में कांग्रेस आप दोनों अलग अलग लड़ेगी, पश्चिमी बंगाल में कुछ अलग स्थिति बन रही है, या बाकी जगह पे आप उत्तर प्रदेश में चले जाएं तो अलग स्थिति बन रही है। वहां पे बीएसपी अजीत सिंह और ये कहा जा सकता है कि गठबंधन समाजवादी पार्टी बाद में होगा, पहले नहीं होगा। चुनाव तो होंगे और गठबंधन किसी तरह से खड़ा तो हो जाएगा, लेकिन चुनाव के बाद में जब देखेंगे कि सत्ता के अंदर आने की स्थिति बन रही है, तो निश्चित रूप से फिर यूपीए का गठबंधन मजबूत स्थिति में खड़ा हो जाएगा। और जब देखेगा सत्ता नहीं आ रही है, तो यूपीए का गठबंधन कमजोर रहेगा और फिर सत्ता वापस से एनडीए के हाथ में रहेगी। और जो है, क्योंकि वो आप मौजूदा स्थिति में एनडीए के पास जो संसाधन है, जितना कुछ सब कुछ है, 5 साल का शासन है, वो है, तो निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि चुनावी प्रचार प्रसार के अंदर तो निश्चित रूप से एनडीए इनसे बहुत आगे है। क्योंकि जिस प्रकार का चुनावी खर्च और जिस प्रकार का चुनावी आंदोलन आपके सामने दिखेगा सामने, तो आप अभी तक तो सरकारी तौर पे खर्च कर रहे थे, अब ये गैर सरकारी, आप क्योंकि अब आपको योजनाओं में ना विज्ञापन जारी कर सकते हैं, कुछ जारी कर सकते हैं, लेकिन अब आपको आपके गठबंधन वाले लोग कुछ आपके भी नाराज होके जा रहे हैं, क्योंकि अलग स्थितियां बन रही है, बहुत सारी चीजें होगी। तो निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि चुनाव हो जाने के बाद यूपीए का गठबंधन अगर सरकार आती होगी तो मजबूती के साथ खड़ा हो जाएगा, नहीं तो और बिखरने की स्थिति आ जाएगी। क्योंकि यहाँ पर एनडीए की सरकार निश्चित रूप से कुछ इनके लोगों को भी शामिल करने में कामयाब रहेगी, क्योंकि हो सकता है कि इनको कमजोरी कहीं दिखे, तो हो सकता है कि अभी जो बात कर रही है, कुछ लोगों से जयललिता से बात हो रही है, बाकी लोगों से बात हो रही है, अब वो कब तक कैसे किस स्थिति में साथ हो पाएंगे, क्या होगा, ये सब बातें भी कुछ दिन बाद आपके सामने स्पष्ट हो जाएगी। और चुनाव के बाद भी गठबंधन में और कौन कौन लोग शामिल होंगे, ये बात के बाद भी आएगी।
तो हो सकता हो कि एनडीए मजबूती के साथ खड़ा है, क्योंकि उसके कारण है कि उनके पास संसाधन, सरकार और बाकी लोग का बहुत सारी चीजें उनके पास है, और क्योंकि कांग्रेस की स्थिति धरातल स्तर पर कुछ राज्यों में सरकार आने से सुधरी तो है, लेकिन फिर भी उनका गठबंधन जिस मजबूती के साथ बनना चाहिए, अभी तक कहने की स्थिति में नहीं आ रही कि हम इस नेता के साथ एक होकर के प्रधानमंत्री का दावेदार करते हैं। ये कहने की स्थिति नहीं बन पा रही, क्योंकि मायावती वहां पर है, ममता बनर्जी वहां पर है और बाकी कई लोग है, तो बहुत सारी चीजें। पहली बार बिहार में इनका गठबंधन जो था नीतीश कुमार के साथ, पासवान के साथ खड़ा है, तो आप देखिएगा कि निश्चित रूप से मोदी जी को भी व्यक्तिगत रूप से बीजेपी पर पूरी तरह से भरोसा नहीं है कि सत्ता में हम बीजेपी के भरोसे आ पाएंगे। यही कारण है कि वो गठबंधन करने के लिए तैयार है। चलिए, मैं माफी चाहूंगा, समय कम है। कुल मिलाकर के विश्वास सबका डगमगाया हुआ है कि हम सरकार में आ पाएंगे कि नहीं आ पाएंगे, कि क्या होगा। पैतरेबाजी की जो बात कर रहा हूं मैं, वो इसी आधार पे गठबंधनों पे भी आपस में भरोसा नहीं रहा कि अभी होगा ये कि कौन किसके साथ चला जाएगा। बेशक एनडीए में उस वक्त के 19 दल हों, यूपीए के उस वक्त के दलों, लेकिन अभी दाएं बाएं ओपन है सारा, कौन किसके साथ में चला जाएगा। जो जिसके साथ में चला गया उसी आइडियोलॉजी के वो सैल्यूट करते नजर आएंगे कि ये आइडियोलॉजी हमारे मुताबिक ठीक है और हम इसी विचारधारा के लोग हैं। ये सब कुछ होगा। भरोसा टूटा हुआ है, लेकिन स्थिति क्या होगी ये कहना बहुत जल्दबाजी है। टिकटों की दौड़ और दौड़ के साथ साथ में क्या कॉम्बिनेशन, किसका क्या बैठेगा, ये एक अलग विषय है। लेकिन यहां एक चीज का मैं 2014 से कोट जरूर करना चाहूंगा कि यूपीए या कहें कांग्रेस, उसके डाउनफॉल की अगर बात करें तो शुरू 2013 से ही हुआ। 2013 में मजबूत जो स्थितियां जिन राज्यों में थे, एक एक करके राज्यों से सफाया होना शुरू हो गया और कुछ राज्यों में कांग्रेस सिमट करके चली गई। ये 5 साल का एक बड़ा, तो बीजेपी के उत्साह का एक बड़ा कारण ये भी रहा कि जहां चुनाव लड़ा हमने वहीं झंडा गाड़ दिया। लेकिन अभी 3 राज्यों में जो प्रमुख राज्य हैं, 5 में से 3 राज्यों में जो प्रमुखता की बात मैं कर रहा हूं, जो हिंदी भाषी राज्य हैं, वहां कांग्रेस की वापसी कांग्रेस के लिए ऊर्जा का काम कर रही है। लेकिन अब ये ऊर्जा कितनी कारगर रहेगी ये देखने वाली बात है, जो 23 मई को तय होगा। लेकिन फिलहाल तो यही कह सकते हैं कि लाइट के तीनों फेस अभी नहीं आ रहे हैं, बल्ब सबके जल रहे हैं लेकिन डिम है। अब उजाला किसका ज्यादा बेहतर होगा ये 23 तारीख को तय होगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। खास खबर में आज इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।